Alright, we'll start with the chapter hyperbolas again from coordinate geometry, and here we have question 1 which says the equation of the lattice rectum of the hyperbola 10x minus 5 whole square plus 10y minus 2 whole square is equal to 9 into 3x plus 4y minus 7 whole square is 4 options are given. Alright, so how do we find the lattice rectum of the given hyperbola? हम इस जो हाइपरबोला की गिवन इक्वेशन है उसको चेंज करेंगे ताकि वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से लिंक करने वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए. मतलब हमने पढ़ा था कि एवरी इक्वेशन ऑफ द कॉनिक कैसा होता है. द मीन्स फॉर एग्जांपल एस फोकस है और पी एक पॉइंट है कॉनिक पे. सो एस पी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर. ओके, वेयर एम इज़ अ पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. मतलब ऐसा होता है. फॉर एग्जांपल अभी हाइपरबोला है, सो डायरेक्ट्रिक्स होता है यहाँ पर, ये फोकस, ये P इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला. हाँ, ऐसा होता है. सो एस पी स्क्वायर इक्वल्स पी ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर. ओके, और हम एस को अल्फ़ा को हम बीटा लें तो ऐसा आएगा. सो हम इस गिवन इक्वेशन को, ये जो है 10x माइनस वाई, तो इसको x माइनस अल्फ़ा प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और इसको लैटिस रेक्टम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, और तो बच्चों को ये कैसे क्लिक हो, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. या राइट, सिंस PM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो बच्चों को ये कैसे क्लिक होगा कि इसको हमें SP स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर PM स्क्वायर के टर्म्स में लाना है. क्योंकि हम जब इक्वेशन को देख रहे हैं LHS RHS, LHS एक पॉइंट के डिस्टेंस के टाइप में है और राइट साइड एक लाइन इक्वेशन है. तो लाइन इक्वेशन माना और ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है. तो कोई भी इक्वेशन है तो हमको स्ट्राइक होना चाहिए कि इक्वेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं. एक तो फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हम, जिसमें जैसे है ये है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के लिंक करके है. ऐसे अलग अलग एक हमारा LHS में पॉइंट है और RHS में इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन. तो ऐसे देख के उनको स्ट्राइक होना चाहिए. ओके, और इससे क्या होगा, हमारा E आ जाएगा डायरेक्टली. हाँ, और हमको फोकस भी मिलेगा और डायरेक्ट्रिक्स भी मिलेगा. और लैटिस रेक्टम क्या है? लैटिस रेक्टम इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स. ओके, तो हमें डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो उससे स्लोप आ जाएगा और फोकस आ गया तो फिर हम लैटिस रेक्टम का इक्वेशन निकाल सकते हैं. हाँ, ऑलराइट, तो ये एनालिसिस हमने थोड़ी सी की है और इससे हमें हमने रियलाइज़ किया कि SP स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर PM स्क्वायर के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा. ऑलराइट, तो देखते हैं क्या एडिट कर रहे हैं हम. ओके, चेंज. अब डिवाइडिंग बाय 5 स्क्वायर भी करेंगे और डिवाइडिंग बाय 5 स्क्वायर और यहाँ से हम 2 भी कॉमन लेंगे. ओके, सिंस हमें वो डिस्टेंस फॉर्म में लाना है. हाँ, क्योंकि डिस्टेंस होता है x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर. सो हम 2x और 2y नहीं रख सकते. राइट. और जहाँ जो हमने 5 स्क्वायर यहाँ से निकाला था इसके अंदर डाल देंगे. ओके, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5. हाँ, जब लाइन का डिस्टेंस होता है हम पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं और डिवाइडेड बाय रूट और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं. ओके, अगर आपको ये नहीं भी स्ट्राइक हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि 5 को आपको अंदर लेके जाना है, तो आप अगर 5 को बाहर भी रख रहे हैं तो जब आप फाइनली उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में रखेंगे तो आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 5 करना ही होगा. हाँ. तो अपने आप वो उस फॉर्म में आ जाएगा. हाँ, और कैंसिल हो जाएगा. एग्जैक्टली. क्योंकि आपको मीन्स आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में पॉइंट को रखेंगे फिर डिवाइडेड बाय रूट और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखेंगे. एग्जैक्टली, तो वहाँ पे वो नहीं था तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो फिर वो बाहर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा. हम थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे. सो हमको कुछ इस प्रकार मिलेगा. राइट. सो ये फॉर्म इसके सिमिलर है. x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 को हम 3/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. राइट. So now we have the focus and also we have the slope of the directrix. वो डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसलिए उसका स्लोप भी पता है. Right. So from here we know alpha comma beta is 1/2 comma 1/5. Right. And E equals to 3/2. Of course ये greater than 1 है इसलिए वो हाइपरबोला है. क्योंकि E greater than 1 हाइपरबोला के लिए होता है, E equal to 1 पैराबोला के लिए होता है और E less than 1 एलिप्स के लिए होता है. और जब स्पेशल केस आता है E is equal to 0 सर्कल का. ओके.
और Because every circle is also an ellipse, हाँ, right? But the converse is not true. Okay, और अभी हमको पता है स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है -3/4, right. And our पॉइंट है 1/2, 1/5. सो हम लैटिस रेक्टम का इक्वेशन निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से. मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो और हमारे क्वेश्चन में भी यही फॉर्म में दिया है, इसलिए आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करना है. okay. All right. So what we saw in this question was that we had to find the equation of the lattice rectum in the question, and we know that the lattice rectum is a line which is parallel to the directrix and passing through the focus. So obviously, to find out the equation of the lattice rectum, what we need is we need the slope of the directrix and also we need the focus. इसलिए हमने जो गिवन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला था, अगर आप नोट करेंगे तो जनरली इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ होता है हाइपरबोला कि आपको LHS में डिस्टेंस टर्म्स है और RHS में आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो दैट इज़ गिवन, सो वी शुड मेक यूज़ ऑफ इट, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कर्व को हम SP² = E² PM² के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमने हाइपरबोला को सबसे पहले उस फॉर्म में रिड्यूस किया, जिससे कि हमें डायरेक्टली फोकस आ गया और हमें डायरेक्टली डायरेक्ट्रिक्स भी मिल आ गया और उसकी इक्वेशन आ गई, जिससे कि हमें स्लोप आ गया और वो यूज़ करके हमने लैटिस रेक्टम का इक्वेशन फाइंड किया. अब इसमें ये भी हो सकता है कि पहली बात ये SP² = E² PM² जो कि है वो जनरलाइज्ड फॉर्म है, वो किसी भी कर्व के लिए वैलिड है. तो अगर कभी भी इस टाइप का फॉर्म देखते हैं कि आपके LHS में डिस्टेंस है और RHS में लाइन इक्वेशन है, तो आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. पूरा आप खोलने मत बैठ जाइए उसको और x² y² बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. और एक और चीज़, ये हर एक कॉनिक में दिया जा सकता है सिमिलरली, जिसमें E > 1 E < 1 होगा, उस पर डिफरेंट कॉनिक्स के लिए होगा. तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी कॉनिक के लिए आ सकता है और आपको सिमिलरली सॉल्व करना है. इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक कॉनिक का इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में, ओके, ये LHS में डिस्टेंस एंड RHS में इक्वेशन, और आपको ये पूछा जा सकता है कि कोनिक का फॉर्म क्या है, बताइए कि हाइपरबोला है कि क्या. तो आप उसको पूरा सिंप्लीफाई करने बैठ जाएंगे और फिर आप निकालेंगे. उससे बेटर है कि आप इसको SP² = E² PM² में निकाल के फिर आप की वैल्यू देख सकते हैं. ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन 1. Okay, we have question 2 over here, which says for the hyperbola x² by cos² alpha minus y² by sin² alpha is equal to 1. Which of the following remains constant with change in alpha? Abscissa of vertices, abscissa of foci, eccentricity और directrix. हमें पहले देखना है कि गिवन इक्वेशन हाइपरबोला के लिए A = cos alpha है और B = sin alpha है. Okay. हम पहले एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे, जो है A² + B² by A², जो है cos² alpha + sin² alpha by cos² alpha, लेकिन cos² alpha + sin² alpha 1 है. राइट. तो हमको ये दिखाता है कि E is dependent of alpha, so it is not a constant. Exactly. मैंने प्लस और माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर अल्फा ग्रेटर देन 90 है, अगर अल्फा ग्रेटर देन 90 है तो -1 cos alpha लेना, क्योंकि E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ओके. अब हम निकालेंगे एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस, माना ±a, 0, विच आर नथिंग बट ± cos alpha, so they are also not constant, they depend on alpha. Next है डायरेक्ट्रिक्स, which is x = ± a/e, which is also ± cos² alpha, so ये भी डिपेंड होते हैं. अब निकालेंगे हम एब्सिसा ऑफ फोकाई, which are which is ± a, 0. अब इसमें एक नोट करने की चीज़ ये है कि आप कहेंगे कि A इज़ डिपेंडेंट ऑन अल्फ़ा एंड E इज़ ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अल्फ़ा, तो अज्यूम मत कर लीजिए कि योर A विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन अल्फ़ा. आई मीन कैलकुलेट A, मे बी समथिंग विल गेट कैंसिल. लेट्स सी व्हाट द वैल्यू ऑफ A इज़. कैलकुलेट करेंगे A × E. A cos alpha है, E ±1 cos alpha है, सो कैंसिल होकर आपको ±1, 0 आ रहा है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड इज कॉन्स्टेंट. Okay, all right. So that means our answer is abscissa of foci remains constant, and which is option B. Right. All right. So what we'd seen in this question was some hyperbola was given, and then we had to find out what remains independent of alpha. So simply what we did in this question was we extracted the parameters A, B, and E from the question, and then for each of the given options we found out whether it's independent or dependent of alpha. All right. So that was question number 2.
All right, we have question 3 over here which says the product of the perpendiculars from any point on the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 to its asymptotes is equal to, and 4 options are given. Let's see how to solve this question. जैसे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका Okay. फोकस है प्लस और माइनस ए कॉमा ज़ीरो. Okay. सो हम एस इक्वल्स टू ए कॉमा ज़ीरो अज्यूम करते हैं और एस वन इक्वल्स टू माइनस ए कॉमा ज़ीरो. Right. और हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ए सीकेंट थीटा कॉमा बी टैन थीटा पे फाइंड कर रहे हैं, Okay. जिससे हम एस और एस वन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे. Okay. और एस वन इक्वल टू ज़ीरो से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलता है एट ए सीकेंट थीटा कॉमा बी टैन थीटा. ये हम पैरामीट्रिक ले रहे हैं क्योंकि कोई बताया नहीं है, ताकि सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो. Okay. पैरामीट्रिक पॉइंट ले रहे हैं. Okay. So this is the equation of tangent. Right. So if we assume that the perpendicular distance from S to the tangent is P from S and P1 from S1. Okay. So we'll have P equals to E secant theta minus 1 by secant square theta by A square plus tan square theta Right. by B square. Okay. Similarly, P1 equals to minus E secant theta minus 1 by root over secant square by A square Okay. plus tan square theta by B square. Right. तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स निकालना है. Okay. So we'll multiply those two, Okay. P into P1, which is E square secant square theta minus 1. तो यहाँ पे हम सीधे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, Okay. इसलिए ए बी दोनों में ऊपर आके ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाता है. और बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा मिलता है. यहाँ पे हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिनोमिनेटर को ऊपर भेज दिया है, इसलिए यहाँ पे ए बी इंटू ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर है और इसको दोनों में बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा आता है. Okay. अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी सिमिलरली. तो ये कैसे समझ में आएगा कि हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है? क्योंकि जनरली हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम उसी फॉर्म में छोड़ देते हैं. क्योंकि हम ताकि हमको यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमको यहाँ पे थीटा जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना है. ओके. और सीकेंट थीटा टैन थीटा में दोनों में एक कॉमन थिंग है कि दोनों का डिनोमिनेटर कॉस थीटा है. ओके. तो उन दोनों को फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट. फिर हम साइन थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके. तो यहाँ पे कॉस का थीटा कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस का थीटा अब तक एलिमिनेट नहीं हुआ है तो हमें और करना पड़ेगा. तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ पे ई भी है, इसलिए हम क्या करते हैं अभी कि ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है. हाँ, तो अभी हमें पता है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओके बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसको ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सिंप्लीफिकेशन करना होता है हमें, राइट. तो लेकिन ध्यान से करना चाहिए. हम यहाँ पे न्यूमरेटर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे. ओके. सो हमें भी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे. इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे एक टर्म कैंसिल हो जाता है ओके. और यहाँ पे तो
तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि बेसिकली कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, वो ज़्यादा है. बेसिकली एक्चुअली एक फॉर्मूला टाइप में भी यूज़ कर सकते हैं. आंसर जब आंसर आ जाएगा हम याद रखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू टैंजेंट ये होता है कि हमने कोई भी आर्बिट्रेरी टैंजेंट लिया है तो सारे टैंजेंट्स के लिए कांस्टेंट ही होगा. तो एक्चुअली ये फॉर्मूला डेरिवेशन जैसा ही है आपके लिए. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ही है बेसिकली. राइट. सो जो हमारा PP1 है वो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू b स्क्वायर विच इज़ अ कांस्टेंट. ओके. सो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकस ऑन एनी टैंजेंट इज कांस्टेंट विच इज b स्क्वायर विच इज ऑप्शन ए. ओके. तो इस क्वेश्चन में हमने रैंडमली एक टैंजेंट अज्यूम किया था पैरामेट्रिक फॉर्म में, और पैरामेट्रिक फॉर्म हमने इसलिए अज्यूम किया था ताकि हम सारे पॉसिबल पॉइंट्स को कवर कर सकें. और फिर हमने कुछ नहीं किया, हमने एक जनरल इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखी उस पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए which is derived from S1 is equal to 0, and then what we did was we found out the perpendicular distances from the two foci to this tangent, and we simplified their product, and finally what we got here is that the product of the perpendicular distance from the foci to any tangent is nothing but b square. ये result आप याद भी रख सकते हैं. All right, so that was question number 3. Okay, we have question 4 over here which says if the line ax plus by plus c is equal to 0 is a normal to the curve xy is equal to 1, then options are given in terms of a and b. Alright, so xy is equal to 1 पता है हमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, राइट. और एक लाइन दी हुई है जो कि उसको नॉर्मल है. तो क्या करेंगे अब? अभी पहले ये देख रहे हैं कि गिवन हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल्स टू 1, और हमको पता है कि कोई भी पॉइंट में अगर हमको टैंजेंट निकालना है तो हम उसके dy पे dx निकालते हैं. तो पहले हम इसको डेरिवेट करेंगे x के विथ रिस्पेक्ट टू, और अभी डेरिवेट करने पर हमको कुछ ऐसा मिलेगा. यहाँ पे चेन रूल अपने करना होगा हमें, क्योंकि x इंटू वाई दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. राइट. दोनों ही एक वेरिएबल्स है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे y को 1/x से रिप्लेस करेंगे सिंस xy इज एनीवे इक्वल टू 1. हाँ, तो पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में आएगा. ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है. राइट. और हमको पता है टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर m लेंगे तो वो है x स्क्वायर. राइट. सिंस द स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी -1/m वेयर m इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट. और हमें गिवन इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल्स टू c. यहाँ से हमें लाइन का स्लोप मिलता है -a/b. राइट. और -a/b इक्वल्स टू x स्क्वायर है. तो इसका मतलब -a/b विल बी पॉजिटिव. हाँ, अगर -a/b पॉजिटिव है, x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, इम्प्लाइज -a/b इज ऑलवेज ग्रेटर. व्हाई इज x स्क्वायर ऑलवेज मोर देन 0? क्योंकि कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव ही होता है. नहीं, x कैन ऑल्सो बी 0 विच मीन्स x स्क्वायर कैन बी 0. लेकिन xy इक्वल्स टू 1 में एग्जैक्टली x 0 पॉसिबल नहीं है. एग्जैक्टली. तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप ब्लाइंडली ये नहीं देख सकते कि x स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0 है कि मोर देन 0 है. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे x 0 पॉसिबल ही नहीं है, वो केस ही नहीं आएगा. हाँ, अगर -a/b ग्रेटर देन 0 होना है तो इधर a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0 होना चाहिए. राइट. या फिर a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके. क्योंकि अगर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो टोटल पॉजिटिव होगा. राइट. सो दीज आर द टू कंडीशंस. सो लास्ट में हमको पता चलता है कि ये मल्टीपल आंसर है, वन और मोर देन आंसर क्वेश्चन है. ओके. सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द ऑप्शंस गिवन वर. बी एंड सी. ओके. यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए थे, आप देख रहे हैं कि हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे ए और बी का साइन ऑपोजिट है. सो विच इज़ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. ओके फाइन. तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, बस ये कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट is the when you differentiate the curve, dy by dx gives you the slope of the tangent. Now here the normal equation was given, so we found out -1/m which will give us the slope of the normal, and then directly उसमें a और b substitute किया तो we got the relation of a and b. All right, so that was question number 4.